स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं। इसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी में सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस बात से कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उससे इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं जिनका सिमिलर डिज़ाइन लगभग लगभग होता है। तो हेरिडिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो रिलायबली इनहेरिट हों, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती चली जाए। तो वो कौन से रूल्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। तो आपको ये समझना होगा कि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि डिज़ाइन में समानता। इट मीन्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लें हम, तो अगर हम अपनी फेशियल सिमिलरिटी देखें, फेशियल, तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों की फेशियल सिमिलरिटी में हमारे पास नंबर ऑफ आइज़, नंबर ऑफ नोज़, नंबर ऑफ ईयर्स, एवरीथिंग एंड द डिज़ाइन ऑफ द फेस इज़ एग्जैक्टली सेम। अंडरस्टैंड? लेकिन वेयर इज़ द डिफरेंस? सिमिलरिटी समझ में आ गई, वेयर इज़ द डिफरेंस? सो डिफरेंस लाइज इन द शेप. Okay, difference lies in the shape of eyes or shape of ears or shape of nose. So because of this our face looks unique and different from the other individual. तो इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को हम कैसे समझा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगला है, वी नो दैट ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग। हम सबको पता है ये ह्यूमन बींग के जो बेसिक फीचर्स हैं बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखाई देता। और ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम पूरे को स्टडी करें तो उसके अंदर हमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिविटी 9.1 का। एक्टिविटी 9.1 आपसे कहती है कि आप अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ईयर्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनके कानों को आप देखिए। और इसको देखने का उद्देश्य क्या है कि आप एक काम करें, एक लिस्ट बनाएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, कि वो फ्री ईयर लोब वाले हैं या अटैच्ड ईयर लोब वाले हैं। आप इसका एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप परसेंटेज निकालिए फ्री ईयर लोब वाले स्टूडेंट्स की और अटैच्ड ईयर लोब वाले स्टूडेंट्स की। अंडरस्टैंड? और उसके बाद आप उनके पेरेंट्स के बारे में पता करिए कि उनके पेरेंट्स के ईयर लोब्स कैसे थे। सबसे पहले तो ये समझ लो ये फ्री ईयर लोब कैसा होता है। जो ये फ्री ईयर लोब है वो हमारे सामने है। हमारा जो ईयर जो है इसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है ना, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ कॉल्ड एज ईयर लोब इज़ क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड। अगर आप देखें अटैच्ड ईयर लोब में और फ्री ईयर लोब में क्या होता है, यहाँ तो ये फ्रीली हैंग कर रहा है और यहाँ पर ये जो अपना ईयर लोब है लोएस्ट पार्ट का इसका जो है वो टोटली अटैच है। तो अटैच ईयर लोब बी वाला हो गया और फ्री ईयर लोब जो है वो ऊपर वाला हो गया। हमें याद रखना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट वन है वो कौन सा है, यानी ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, फ्री ईयर लोब। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्री ईयर लोब ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अटैच्ड ईयर लोब। तो आपने ये सब डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेरेंट्स से जो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये उनके ऑफिस स्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र हुई है और ज़्यादातर बच्चों के पास फ्री ईयर लोब प्रेजेंट है। तो उसका मतलब ये है कि करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कोई ना कोई रूल है जो उसको ट्रांसफ़र करने के पीछे काम करता है। तो उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both father and mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में उसमें फादर और मदर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। फादर से आप सबको पता है कि स्पर्म का
रिलीज होता है, ठीक है ना, एंड मदर से ओवम मिलता है। तो जब इनका फ्यूज़न होता है तो हम देखते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट वो पहला सेल होता है जो आगे चल कर के एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ये फ्यूज़ करेंगे आपस में तब क्या होगा, जाइगोट बनेगा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरह से इक्वल कंट्रीब्यूशन आता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम फादर एंड मदर। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अब जैसे स्पर्म है, ये स्पर्म का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया आपके सामने। तो स्पर्म के अंदर जो स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और हमको सबको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन्स से, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। इट मीन्स जो स्पर्म है उसमें किसका डीएनए है, फादर का, यानी पैटर्नल डीएनए। और जो ओवम है, ओवम के अंदर किसका डीएनए है, ओवम के अंदर डीएनए होता है मैटरनल डीएनए, बिकॉज दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। हमें पता है स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म के अंदर मैं यहाँ क्रोमोसोम्स बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो कुल कितने क्रोमोसोम्स होंगे स्पर्म के अंदर, 23 chromosomes are there in the sperm. And how many chromosomes are there in the ovum, 23 chromosomes are present in the ovum, and each chromosome has DNA. तो अब हमारे समझ में आ गया कि there is an equal contribution from father and mother. Understand? There will be two versions in each child. What will then the trait seen in the child be? तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया है कि जब मदर और फादर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ट्रेट के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चाइल्ड के अंदर जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड से आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, दिस जीन on the mother chromosome, suppose it controls eye color, understand, and this gene is there on the father chromosome and it also controls eye color. तो मतलब आप देखिए, आई कलर को डिटरमाइन करने वाले उस बेबी के पास अब कुल 2 क्रोमोसोम्स हैं और वो अलग अलग सोर्स से आए हैं। एक आपको मिला है फादर से और एक मिला है मदर से, और दोनों क्रोमोसोम्स के पास जो जीन है वो सेम करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से बेबी के पास अब ये दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं। तो अब बेबी के पास कौन सा ट्रेट होगा, तो कौन सा ऐसा रूल है कि जो डिसाइड करेगा कि बेबी के पास कौन सा ट्रेट होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सब चीज़ें जो पता लगाने के पीछे मेंडल ने काम किया। सो मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी एगो। और इनके एक्सपेरिमेंट्स तो काफ़ी पहले, मतलब एक प्रकार से पूरी सेंचुरी पहले हुए थे और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लेते हैं। तो मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मोनास्ट्री। तो मोनास्ट्री के अंदर उनका जो एजुकेशन है वो हुआ था, एंड ही वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। आगे चल के वियना की यूनिवर्सिटी में उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स का ज्ञान प्राप्त किया, उसकी स्टडी की। अब एग्जामिनेशंस में फेल हो जाने के कारण, सोचिए आप इतने बड़े साइंटिस्ट थे, बट एग्जामिनेशंस में अगर जब वो फेल हो गए थे तो उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। लेकिन उनके अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण था,
वैज्ञानिक बनने की चाह थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, तो उन्होंने क्या किया, वो वापस मोनास्ट्री में आ गए और फिर उन्होंने वहाँ पर मोनास्ट्री में, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा खासा फील्ड भी मिला हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर पी प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। साथ के साथ उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर ही अपना जो है स्टडी शुरू कर दिया। पी प्लांट में जो भी ट्रेड्स हैं उनके इनहेरिटेंस के ऊपर और कई लोगों ने भी पहले काम किया था, ठीक है। पर जो मेंडल ने काम किया उसमें उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का यूज़ किया, मतलब साइंस और मैथ्स दोनों का इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी की प्रॉपर तरीके से, और इस वजह से वो एक नतीजे पर पहुंच पाए। और उन्होंने मेंडल की जो लॉ थी तो वो सब उन्होंने बताने का काम किया। तो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ साइंस एंड मैथ्स बोथ, मेंडल को ये कामयाबी मिली और इस वजह से वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे पाए, जिनको आज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम पर हम लोग सब जानते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। तो मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। तो गार्डन पी जो थी प्लांट, उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की, जैसे कि राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स, ठीक है ना। और जो सीड है वो कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, अंडरस्टैंड। तो ये दो जैसे कंट्रास्टिंग हो गए। उसके बाद टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, वेदर प्लांट्स आर टॉल और शॉर्ट, तो ये भी कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। प्लांट लंबा है कि छोटा है ना, वाइट फ्लावर है या वायलेट फ्लावर है उस पर। तो ये सारे किसके करेक्टर थे, पी प्लांट के करेक्टर थे। कौन सा पी प्लांट, गार्डन पी। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उनमें देखने को मिलते थे, जैसे करेक्टर हो गया सपोज हाइट। अब हाइट के ट्रेट्स क्या हैं, टॉल प्लांट या शॉर्ट प्लांट। तो इस तरह से अगला कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड कैसा हो सकता है, आइदर राउंड या रिंकल्ड हो सकता है। इस तरह से उन्होंने कुछ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स का इस्तेमाल किया और उनके आधार पर उन्होंने इनहेरिटेंस देखा कि इन ट्रेट्स का इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता कैसे है। So he took pea plants with different characteristics. A tall plant and a short plant produced progeny from them and calculated the percentage of tall and short progeny. तो उन्होंने अलग अलग करेक्टर्स वाले प्लांट्स लिए और फिर उनका उसने क्रॉस कराया, ठीक है। और फिर उसने देखा कि कितने टॉल प्लांट आए और कितने शॉर्ट प्लांट आए। प्रोजेनाई का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग। तो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उस डायग्राम के अंदर टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, इट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि टॉल प्लांट का पॉलिन ले लिया और उसको शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, शॉर्ट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने शेड किया। तो फिर अब सीड कहाँ बनेंगे, शॉर्ट प्लांट पर बनेंगे। तो वो सीड जब आगे जाके ज़मीन पर गिरेंगे तब क्या होगा, नए प्लांट आएंगे। वो सारे के सारे प्लांट कैसे निकले, टॉल निकले। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें मीडियम हाइट प्लांट नहीं मिले। तो ये एक दिमाग में मेंडल के आया और इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस निकल के आई। ऑल प्लांट्स वर टॉल, दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जब टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट्स का क्रॉस करते हैं तब सारे प्लांट टॉल आते हैं F1 जनरेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं शॉर्ट और टॉल प्लांट्स के जो करेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, केवल एक ही करेक्टर दिखाई दे रहा है और वो कौन सा दिखाई दे रहा है, टॉल प्लांट्स का। अंडरस्टैंड। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन। तो अगला क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये जो F1 जनरेशन है इसमें जितने भी प्लांट हमको दिखाई दे रहे हैं टॉल हैं, क्या ये सेम है जो पेरेंट था उससे, जो कि पेरेंटल जनरेशन थी उसके बिल्कुल बराबर हैं, उसके जैसे ही हैं क्या। तो आंसर है नो।
क्यों? बिकॉज ये जो पेरेंट था ये होमोजाइगस है, यानी ये प्योर है अपने करेक्टर के लिए। इसके पास जो एलील्स हैं वो एक जैसे हैं, कैपिटल टी। लेकिन जो F1 जनरेशन में हमारे पास टॉल प्लांट है वह प्योर नहीं है। उसके पास एलील्स जो हैं वो कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी वो कैसा है? हेटेरोजाइगस है। Mendelian experiments test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination. तो अब उन्होंने क्या किया? F1 प्लांट्स का मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब उन्होंने F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने ये सोच के किया कि भाई F1 प्लांट्स में सारे टॉल हैं, अगर हम इनका सेल्फ कराते हैं तो सारे प्लांट्स कैसे आने चाहिए? टॉल ही आने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जब उन्होंने F1 प्लांट का सेल्फ कराया तो उन्होंने ये देखा कि कुछ प्लांट्स टॉल हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर टॉल, बट सम प्लांट्स आर शॉर्ट। मतलब 3:1 में। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें यानी मॉर्फोलॉजिकली देखें, बाहर से देखें, तो आउट ऑफ 100 अगर देखें तो 75 प्लांट्स कैसे निकलते हैं? टॉल निकलते हैं F2 में, और 25 प्लांट्स निकलते हैं शॉर्ट। तो ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब ये जितने टॉल प्लांट्स हमको दिखाई दे रहे थे F1 में, ये अपने पेरेंट के जैसे नहीं हैं। ये अगर इनका हम अगर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें उसके अंदर से शॉर्ट प्लांट बनता हुआ भी दिखता है। However, the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not at all tall. Instead, 1/4 of them are short. This indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. तो हमें इससे ये समझ में आता है कि F1 के अंदर टॉल और शॉर्ट दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट थे, लेकिन केवल एक्सप्रेस कौन सा हो रहा था F1 में? टॉल only. It was expressed only. Thus, 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different depending on the percentage. A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in figure 9.3. तो यहाँ पर आपको फिर दिखाया गया है, इस तरह से सिंबलाइज करके दिखाया गया है कि देखो इस तरह से आप दिखा सकते हो और उसको समझ में आप पूरी तरीके से ला सकते हो। ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्चुअल में मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, बिकॉज यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी हो रही है, वो क्या है? हाइट। दैट्स वाई इट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आप समझ सकते हो उसको, उस वीडियो को देख करके भी, तो कि ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना? नाउ in this explanation both capital T and capital T small t are tall plants. तो हमें समझ में आता है कि F1 में हमको कैसे प्लांट्स दिख रहे थे, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और पेरेंटल जनरेशन कैसी थी? टॉल और शॉर्ट प्लांट्स। तो टॉल वाले कैसे थे? ये थे। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? टॉल प्लांट्स हैं। While only small t is a short plant. In other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall. तो आपके समझ में आ गया कि out of the 2 copies present in a organism, only 1 copy is capable to form a tall plant. Whereas for the short plant, for the short character, we see that 2 copies must be present. अगर आपको शॉर्ट प्लांट चाहिए तो हर कंडीशन में स्मॉल टी आपको चाहिए ही चाहिए. While both copies have to be
स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाता है आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे सामने ट्रेट है कैपिटल टी, तो ये कैसा ट्रेट हो गया, डोमिनेंट ट्रेट। और हमारे पास एक ट्रेट है स्मॉल टी, ये कैसा ट्रेट हो गया, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। और ये हो गया डोमिनेंट। तो हमारे ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारे समझ में आई हैं। फिगर 9.3 यहाँ से हमारे समझ में आया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, what happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one? इससे पहले आप ये समझ लो जरा, ये लास्ट वाला पॉइंट, वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन विल बी रिसेसिव इन फिगर 9.4। तो फिगर 9.4 को देखो जरा, अंडरस्टैंड। ये आपके सामने पेरेंटल जनरेशन है, वायलेट कलर फ्लावर है और वाइट कलर फ्लावर है। उसके बाद F1 जनरेशन, जब इनका क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन आती है। F1 में सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, वायलेट कलर है। उसके बाद जब उसका F1 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ करते हैं तो हमें पता चलता है 3:1 में रिजल्ट आया है F2 में, और हमें मिलते हैं 25% वाइट कलर्ड फ्लावर। तो मतलब हमें 25% प्लांट्स ऐसे मिलते हैं इनके पास सफ़ेद कलर का फूल है। तो उसका मतलब अब हमारे समझ में क्या आया, कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है। यहाँ पर समझ में आता है कि वायलेट कलर का जो पी प्लांट में जो वायलेट कलर वाला प्लांट होता है दैट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो वाइट कलर वाला वायलेट कलर के फ्लावर वाला प्लांट है डोमिनेंट ट्रेट है, और जो वाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट है ये रिसेसिव ट्रेट है। जैसा कि हमने टॉल और ड्वार्फ वाले में देखा था वैसा हमने यहाँ पे देखा। ये हमारे समझ में आ गया है वाला पॉइंट भी, ठीक है ना। फिगर 9.4 भी क्लियर होता है हमको यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट्स शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन जस्ट वन आर ब्रेड विथ ईच अदर। तो अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करो, मतलब एक बार में दो करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। अंडरस्टैंड, दो करेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आपको स्टडी करनी है। व्हाट डू द प्रोजेनाई ऑफ अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, समझ रहे हैं आप, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स लुक लाइक। अब इनके प्रोजेनाई कैसे होंगे, दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स, तो होगा क्या, ऐसा F1 में ये रिजल्ट आएगा यहां पर। अंडरस्टैंड। और सबके सब कैसे होंगे, टॉल विथ राउंड सीड, ऑल विल बी टॉल। तो टॉलनेस और जो राउंड सीड वाला जो करेक्टर है दे आर द डोमिनेंट ट्रेट्स। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दीज F1 प्रोजेनाई आर यूज्ड टू जनरेट F2 बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या किया कि देखा कि जो F2 प्रोजेनाई है ये कैसा होगा। A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seeds, some were short plants with wrinkled seeds. However, there would be some F2 progeny that showed new mixtures. Some of them would be tall but wrinkled seeds, while other would be short but have round seeds. Thus, the tall and short trait and round and wrinkled seed trait are independently inherited. तो ये आया, हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने यहाँ पर स्टडी किया फिगर 9.5 में। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो राउंड सीड विथ ग्रीन कलर इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड सीड विथ येलो कलर। यानी पहला प्लांट कैसा है, फर्स्ट प्लांट जिसका यूज़ किया जा रहा है पेरेंट के तौर पर, उसके पास जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, राउंड हैं और ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। और दूसरा वाला प्लांट है उसके पास सीड कैसे हैं, रिंकल्ड हैं और येलो कलर के हैं। अब जब इनका
क्रॉस किया जाता है तो एक का पॉलिन लिया और दूसरे के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड कर दिया, छोड़ दिया, जिससे कि क्या होगा, पॉलिनेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलिन में क्या कंडीशन हो सकती है, जो गैमेट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट है, आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हमारे सामने दूसरा वाला गैमेट है वो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना, रिंकल्ड येलो। तो इस तरह से हमारे सामने ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, आप देखें ये F1 जनरेशन आई हमारे सामने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका हम फिनोटाइप निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर में से किसकी बात मानी जाएगी, कौन डोमिनेंट है, कैपिटल आर, तो सीड कैसा होगा, राउंड। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कौन डोमिनेंट है, येलो कलर। तो अल्टीमेटली जो प्लांट है उसके सीड्स का शेप क्या होगा, राउंड, और सीड का कलर क्या होगा, येलो। अब आगे चल के जब इन प्लांट्स का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, F1 वाले प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे हमारे सामने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ नए कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे। जैसे देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, राउंड ग्रीन प्लांट पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और रिंकल्ड येलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो क्या राउंड ग्रीन आ रहा है, राउंड ग्रीन आ रहा है, रिंकल्ड येलो आ रहा है, रिंकल्ड येलो आ रहा है, आ रहा है ना। पर इसके अलावा हमारे पास दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास नए कॉम्बिनेशंस हैं। तो ऐसे नए कॉम्बिनेशंस आपके पास आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। दिस शो दैट द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द टू सेपरेट ट्रेट्स आर टेकिंग प्लेस। इससे हमें पता चलता है कि दो जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आराम से सेपरेट आउट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ही नहीं, एक दूसरे से अलग अलग भी सेपरेट आउट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है इससे, ठीक है ना। सपोज प्लांट हाइट की बात करते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को सपोज हम यहाँ ले लें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अंडरस्टैंड। तो ये गैमेट कैसे बनते हैं पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पर। क्या ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, यस, बिकॉज यहाँ पे कितने ट्रेड्स स्टडी हो रहे हैं एक बार में, यहाँ पर हम दो ट्रेड्स की स्टडी कर रहे हैं, हम ये कह लें कि ट्रेड नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर कैरेक्टर्स कहना चाहिए। दो कैरेक्टर्स की स्टडी चल रही है यहाँ पर एक साथ, दो कैरेक्टर्स की, ठीक है ना, इसलिए ये कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर ये गैमेट्स कैसे बने जरा ये समझ लो। देखो पेरेंट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, सपोज ये पहला पेरेंट है, तो उसके गैमेट कैसे बनेंगे, देखो जब गैमेट बनेंगे तो ये जो दो हमारे ट्रेट्स हैं कैपिटल आर, इनमें से कोई एक ही एक गैमेट में जाएगा। जैसे ये गैमेट हमारा बना तो इसमें से केवल एक ही जाएगा, बिकॉज जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं तो वो सेपरेट होते हैं, जो एलील्स हैं या जो ट्रेट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग गैमेट में जाते हैं। तो एक गैमेट में ये गया और दूसरे गैमेट में ये गया, ऐसे ही स्मॉल वाई एक में आ गया और स्मॉल वाई दूसरे में चला गया गैमेट में। इस तरह से हमारे पास जो गैमेट बन रहे हैं उसमें हर गैमेट के अंदर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल वाई है। हमें पता है एक ही क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक गैमेट के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों आ गए, नहीं, इस तरह गैमेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो ट्रेट्स हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, इनको हम एलील भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये सेपरेट होते हैं गैमेट के बनने के टाइम पर। तो सपोज कैपिटल आर स्मॉल वाई, जब गैमेट बनेगा तो एक गैमेट के अंदर क्या आ जाएगा, केवल एक जाएगा, इनमें से कोई एक जाएगा, तो ये आ गया, और ऐसे ही इनमें से कोई एक जाएगा तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब पता चल रहा है सारे गैमेट एक जैसे ही बन रहे हैं, अगला गैमेट भी तो ऐसे ही बनेगा, तो सारे एक जैसे बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट बनाओ
जब गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगला गैमेट बनाओ तो वो भी ऐसे ही बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। सारे गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले ही बनेंगे, इसलिए ये गैमेट्स आपको यहाँ पे ऐसे दिखाए गए हैं। और जब इनका फ्यूज़न होगा तो क्या हो जाएगा गैमेट्स का, ये आपके सामने कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये चीज़ें ये आपके स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं हमारे पास, और नए कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के अलावा। तो ज़रा गैमेट बनाने का जो तरीका है वो देख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब गैमेट बनेगा तो सपोज ये गैमेट बन रहा है हमारा पहला, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में से क्या जाएगा इसमें, कैपिटल आर चला गया, ठीक है। तो अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से क्या जाएगा इसके साथ, तो ध्यान रखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैपिटल वाई जाए, स्मॉल वाई भी जा सकता है, तो मतलब दोनों जा सकते हैं। तो देखो दूसरा गैमेट बना के देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे है, यानी कोई भी ट्रेट किसी भी ट्रेट के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरे दो गैमेट भी बन सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से चार टाइप के गैमेट आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं जो बन सकते हैं। इस पेरेंट से चार टाइप के गैमेट बन सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंटली बनाते हैं। तो जब आपने ये किया तो उसके बाद आपके सामने डिफरेंट काइंड्स के रिजल्ट्स आए, अंडरस्टैंड। वो हम पनेट स्क्वायर से समझते हैं, और मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि पनेट स्क्वायर में इसको कैसे लगाना है और किस तरह से आपके ये रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड नाउ, हमारा अगला कंसर्न है कि ये ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ एक सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।